हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, आकलन और मूल्यांकन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आकलन या फिर असेसमेंट और मूल्यांकन या फिर एवेल्युएशन। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, आकलन। आकलन देखते हैं, असेसमेंट क्या होता है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। तो जो हम किसी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं। मतलब उसके बारे में जो हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, वो सोचेंगे, उसके गुणों को देखेंगे, उसके बुराइयों को देखेंगे। ओवरऑल हम जो प्रीव्यू लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अध्ययन में क्या होता है, आकलन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार नहीं की जाती। मूल्यांकन जो होता है वह किसी विशेष अवधि के बाद में किया जाता है, विशेष अवधि के बाद किया जाता है। लेकिन जो आकलन होता है वह लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब अध्ययन के साथ साथ आकलन भी चलता रहता है। आगे देखते हैं। आकलन अध्ययन को इम्प्रूव करने का एक तरीका है और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। तो आकलन क्या होता है कि हम अध्ययन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जब अध्ययन कार्य लगातार चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि अध्ययन होने के बाद, अध्ययन कार्य जब चल रहा होता है तो बीच बीच में आकलन किया जाता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हम अध्ययन कार्य जो कर रहे हैं उसको, उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट जो भी समझा रहे हैं उससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन बच्चों में ना रह जाए। आगे देखते हैं। अब देखिए, इस फिगर से आप आसानी से आकलन के बारे में समझ सकते हैं। ये मैगी का फिगर बना है। तो अगर आपके घर में मैगी बनती है तो आप मैगी बनाते हैं तो उसके अगर आप सबको देने से पहले क्या करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं कि उसमें जो पानी डाला गया है वो बराबर मात्रा में है कि नहीं, नमक सही है, मसाला सही है, सब्जियां सारी डाली गई हैं, ठीक ढंग से पकी हैं कि नहीं। तो आप प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, प्रोसेस के दौरान आप उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं ना। प्रोसेस के दौरान उसकी गुणवत्ता चेक जो करते हैं वही आकलन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अध्ययन के दौरान, जब अध्ययन जो हो रहा होता है उसके दौरान आप जो गुणवत्ता को चेक करते हैं वो क्या कहलाता है, आकलन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप पूछते हैं बच्चों यह टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं आ गया है, मैं समझा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आकलन हो गया ना, उसे समझ में आ गया। अगर कोई बच्चा कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, तो आप समझे कि मेरे अध्ययन में कहाँ कमी हो गई। तो आप उस अपना भी तो आकलन कर लिए, अपना आकलन कर लिए कि मेरी पढ़ाने में अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है कि किसी एक बच्चे को समझ नहीं आया, तो क्यों नहीं समझ में आया, उसे भी समझ में आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अध्ययन के दौरान जो प्रोसेस, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे ही आकलन कहते हैं। आगे देखते हैं। असेसमेंट देखिए, असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट के प्रकार देखते हैं। आकलन के दो प्रकार होते हैं, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। ध्यान रखिएगा, आकलन के दो प्रकार होते हैं, रचनात्मक या फिर इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव भी कहते हैं। इसे हम फॉर्मेटिव भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम फॉर्मेटिव भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम समेटेटिव कहते हैं। योगात्मक का अर्थ ही होता है ना समेटेटिव। तो फॉर्मेटिव किसे कहते हैं, रचनात्मक आकलन को। योगात्मक आकलन को क्या कहते हैं, समेटेटिव असेसमेंट। ध्यान रखिएगा, रचनात्मक आकलन को एक और चीज़ कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। पूछा जाता है, ये चीज़ पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहते हैं, तो रचनात्मक आकलन को करते हैं। अगर फॉर लर्निंग पूछ लिया, मतलब सीखने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है वह क्या होता है, रचनात्मक आकलन होता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, ऑफ लर्निंग मतलब पढ़ने का जो आकलन होता है, उसे क्या कहते हैं, समेटेटिव असेसमेंट। तो ये दो प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर से फॉर लर्निंग और फॉर से फॉर्मेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट ऑफ अगर आ गया तो ऑफ क्या हो जाएगा, समेटेटिव असेसमेंट। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑफ लर्निंग होती है। मतलब असेसमेंट किसका किया जाता है, लर्निंग का किया जाता है। और पढ़ने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं रचनात्मक आकलन के बारे में, फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ाने के दौरान किए गए आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। तो पढ़ाई के दौरान जो आकलन किया जाता है वह क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन होता है। तो बच्चों के बारे में यह जानने का बेस्ट आकलन होता है क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही आप उसकी कमियों को ढूंढना चाहते हैं। अगर कोई कमी है तो आप उसे तुरंत ही उसका निवारण कर देंगे। अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो वही एग्जाम्पल जो मैगी का एग्जाम्पल था कि आप मैगी बना रहे हैं, तो आप अगर पहले ही चेक कर लेंगे
या फिर इसका एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, तो आप अगर आप उसके लिए चाय बना रहे हैं, तो आप चाय बनाने से पहले क्या करते हैं, चाय उनको देने से पहले क्या करते हैं, आप एक कप में थोड़ी सी चाय ले लेते हैं ना, आप चेक करते हैं उसमें आपकी चाय पत्ती ठीक ढंग से पकी है कि नहीं, आपने चीनी सही डाली है या नहीं, ज़्यादा तो नहीं डाल दिए। तो ये क्या करते हैं, आप कार्य करते समय ही उसका आकलन करते हैं ना, क्योंकि पढ़ाने समय मतलब कार्य के दौरान जो आकलन करते हैं वह फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार पढ़ाने के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहते हैं। और आकलन करने का यह बेस्ट तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, आकलन करने का यह बेस्ट तरीका क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चे की कन्फ्यूजन रहती है उसका निवारण तुरंत ही कर दिया जाता है। और जैसे कि इसमें फिगर बना है, आप मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पूछेंगे बच्चों समझ में आया, तो ये जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं कहेंगे नहीं समझ में आया, तो आप उनका तुरंत ही निवारण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि आप पढ़ाते समय ही उसका क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रकार होता है, दूसरा होता है योगात्मक आकलन या फिर समेटेटिव असेसमेंट। दूसरा क्या होता है, योगात्मक आकलन या फिर समेटेटिव असेसमेंट। इसे कैसे क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ऑफ क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। साल के अंत में जो किया जाने वाला आकलन होता है उसे क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन कहते हैं। आगे देखते हैं, अब देखिए जो मैं बता रहा था वो यहाँ लिखा गया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, समेटेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, समेटेटिव असेसमेंट। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो सीखने का आकलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, समेटेटिव असेसमेंट कहते हैं। मतलब कि जो हम चीज़ सीखे हैं अगर उसका जो आकलन करेंगे कि हम जो सीखे हैं, क्या सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, तो वह क्या कहलाता है, समेटेटिव असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है कि हम सीख रहे हैं उसके लिए आकलन करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग पूछा जाता है कि जो हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जो अपना स्व मूल्यांकन कर लेते हैं, मतलब अपना ही आकलन हम खुद ही करते रहते हैं कि मैंने क्या अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छाइयाँ किस सब्जेक्ट के लिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो जो आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं ये क्या कहलाता है, असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। तो ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। असेसमेंट ऑफ लगा है समेटेटिव, फॉर से तो याद कर लीजिए, फॉर से फॉर्मेटिव हो जाएगा, फॉर से फॉर लर्निंग हो जाएगा, एज से क्या हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट। आगे देखते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शब्द ही देख लीजिए, मूल्य प्लस अंकन से बना है ना। मूल्य प्लस अंकन मतलब किसी भी चीज़ को आप मूल्य अंकित करते हैं उसका, तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण और दोषों का विवेचना करने के बाद उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस नहीं होती, इसमें प्रोसेस खत्म होने के बाद, मतलब कोई कार्य चल रहा है उसकी एक निश्चित अवधि के बाद उसके गुण दोषों आदि की विवेचना करने के बाद उसके संबंध में कोई हम निर्णय जब देते हैं तो वह क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसमें मात्रा भी निश्चित होती है, मतलब इसमें कोई एक ग्रेड भी होता है और गुणात्मकता भी इसमें अंदर होती है। तो आकलन में क्या होता है, गुणात्मकता अकेले होती है, लेकिन इसमें मात्रात्मकता और गुणात्मकता दोनों होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इवैल्यूएशन और आकलन में अंतर क्या है। तो जो प्रोसेस के दौरान चलने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आकलन कहते हैं। लेकिन एक विशेष अवधि के बाद, जब कार्य समाप्ति के बाद किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके गुण और दोषों और विभिन्न चीज़ों की विवेचना करने के बाद उसके संबंध में हम जो निर्णय लेते हैं वह क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, जो हमारे लास्ट एग्जाम्स होते हैं, वह क्या है, मूल्यांकन है ना। क्योंकि हमारे गुण दोषों आदि को देख के हमें मूल्य का अंकन मिलता है ना, हमें ग्रेड मिलते हैं या फिर नंबर मिलता है कि आप 80% पाए हैं या 70% पाए हैं, आप सीटेट में 89 नंबर पाए हैं कि 130 नंबर पाए हैं। तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है ना। तो इसे क्या कहेंगे, इवैल्यूएशन, क्योंकि हमारे बारे में विभिन्न निर्णय लेके उस हमारा मूल्यांकन किया गया। आगे देखते हैं, देखिए फिगर बना है कि इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपके मूल्यों का अंकन भी किया जाता है कि आपको गुड मिला है, कि आप एवरेज हैं, कि आपका बैड है। आगे देखते हैं, देखिए ये फिगर बना है, रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आना क्या है, रिजल्ट आना क्या है, इवैल्यूएशन है ना। रिजल्ट आना क्या है, इवैल्यूएशन है, क्योंकि हमारे बारे में जो विभिन्न चीज़ें देख के, हमारे गुणों दोषों आदि को देख के, मान लीजिए कोई एग्जाम है तो हमारे एग्जाम में हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट के बारे में गुड्स देख के, हमारे बैड्स देख के, हमारे गुण और दोष को देख के हमारे बारे में एक निर्णय लिया गया, हमारा निर्णय लिया गया, हमारा रिजल्ट निकाला गया। तो ये क्या कहलाएगा, इवैल्यूएशन कहलाएगा। आगे देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंशन इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे क्या कहते हैं, CCE कहते हैं। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, उस पर जोर देती है। तो इसमें दो वर्ड है, सतत
और व्यापक। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया ना। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो वह सतत होती है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए क्लास 5th की कोई क्लास ले रहे हैं तो आप लास्ट में एक एग्जाम ले लीजिए, उसका मूल्यांकन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप लगातार मूल्यांकन करते रहिए, मतलब एज आकलन के रूप में मूल्यांकन करिए, आप लगातार मूल्यांकन करते रहिए, यही सतत होता है। और व्यापक क्या होता है? व्यापक में ये होता है कि आप केवल उसके एग्जाम से संबंधित, मतलब उसकी अधिगम से संबंधित ही चीज़ों का मूल्यांकन ना करिए। शैक्षिक, गैर शैक्षिक, मतलब उसके शारीरिक पहलू को भी देखिए, उसके सामाजिक पहलू को भी देखिए, उसके जो गैर शैक्षणिक जो पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं होती हैं उसको भी देखिए, अन्य सारी चीज़ों को भी देखना है। तो यही होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू को देखना होता है और शिक्षा की संपूर्ण अवधि के दौरान इस पर जोर दिया जाता है ना। तो ये 2 वर्ड था। और कि CCE इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह, यहाँ जगह कर लीजिएगा, कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधार। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लगातार आकलन करते रहेंगे तो जो कम कम अंतराल पे गलतियां होती रहती हैं तो आप उसका निवारण खुद तुरंत ही कर देंगे। मतलब आप लगातार अगर आकलन करते रहेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे तो बच्चों की गलतियां आप तुरंत पकड़ते रहेंगे, तो आप जो कम अंतराल पे होने वाली गलतियां हैं उसे भी सुधार देंगे। तो यही कह रहा है कि CCE इसीलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियाँ की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को भी सुधारा जा सके। अब हमारा एक अगला टर्म है स्कूल बेस्ड असेसमेंट या फिर SBA। चलिए देखते हैं। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। इसमें क्या होता है, इस असेसमेंट क्या होता है कि टीचर जो होता है वो बाहरी पेपर नहीं लेता है, उसकी जगह क्या करता है, उनकी क्षमताओं को खुद ही बेहतर बनाता है। मतलब उनकी क्षमताओं को आकलन, मूल्यांकन और बेहतर उसे खुद ही बनाना होता है, कोई बाहरी एग्जाम नहीं होता है। तो मतलब जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, जो स्कूल में विभिन्न गेम्स आदि होते हैं, वह क्या होते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं ना, क्योंकि कोई बाहरी एग्जाम नहीं होता, कोई बाहरी पेपर आपको कहीं देने नहीं जाना होता। आप क्या करते हैं, आपकी जो क्षमताओं का विकास होता है यहीं होता है, आपका उसके बाद मूल्यांकन भी स्कूल में ही होगा। तो ये है स्कूल बेस्ड असेसमेंट या फिर SBA। आगे देखते हैं। एक और टर्म है गत्यात्मक मूल्यांकन या फिर डायनेमिक असेसमेंट। इसमें क्या होता है, यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है डायनेमिक असेसमेंट क्या होता है, तो जो बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं अधिगम से संबंधित, उसको समझने में गत्यात्मक मूल्यांकन जो होता है वह हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली है वैधता। पहली क्या है, वैधता है या फिर वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। तो वैधता क्या होती है मूल्यांकन के बारे में, मतलब मूल्यांकन की वैधता यह बताती है कि हम जिस कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन उसी कार्य को जाने, उसी चीज़ का परीक्षण करे जिसे हम जानना चाहते हैं। मतलब किसी बच्चे की अगर मान लीजिए किसी एक गुण को जानना चाहते हैं तो मूल्यांकन भी हमें उसी चीज़ का करना चाहिए, तो वह मूल्यांकन जो होगा वह वैध माना जाएगा। विश्वसनीयता क्या होती है, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता होता है। मतलब विश्वसनीयता क्या होती है, मान लीजिए विभिन्न परिस्थितियों में, मान लीजिए एक बार मान लीजिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं और किसी एक बच्चे का एक बार प्रश्न पूछे, परिस्थिति दूसरी थी, फिर आप 2 दिन बाद उसी प्रश्न को अगर उसी बच्चे से पूछेंगे तो एक ही तरीके का उत्तर आना चाहिए। इसे क्या कहेंगे, जो मापन हो रहा है, वह जो मूल्यांकन हो रहा है वह विश्वसनीय है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में भी अगर आप एक प्रकार के प्रश्न या परीक्षण या परीक्षा करेंगे तो उत्तर जो है वो लगभग समान आता है। तो यह क्या होगा, मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। अब अगला लास्ट पॉइंट है कि आकलन और मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के अधिगम को बढ़ावा देना तथा उनके चहुमुखी विकास करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चहुमुखी विकास, या फिर इंग्लिश में एक वर्ड आता है होलिस्टिक। ध्यान रखिएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, चहुमुखी, ओवरऑल, या फिर इसे ही ओवरऑल भी कह देते हैं। तो ये अगर ये शब्द आ जाए इंग्लिश में, ओवरऑल या होलिस्टिक आ जाए और चहुमुखी आ जाए, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव आंसर ढूंढ रहा है तो हॉलिस्टिक वर्ड अगर कहीं आ जाए तो आंख बंद करके आप उसको मार दीजिएगा, क्योंकि हॉलिस्टिक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। चहुमुखी विकास, हॉलिस्टिक, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, ये सिर्फ क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो ये टैग वर्ड्स अभी आगे आप पढ़ेंगे उसको भी। तो इस प्रकार इसमें ये कह रहा है कि आकलन और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का जो है अधिगम को बढ़ावा देना और चहुमुखी विकास करना। सिर्फ शिक्षा से संबंधित विकास नहीं करना, उसका चहुमुखी विकास करना। चलिए फिर, आशा करता हूं कि आपको आकलन और मूल्यांकन समझ आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।